नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां एक तरफ सभी ने अपने अलर्ट मोड शुरू कर दिए हैं, सभी सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई हैं, तो वहीं पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को मॉक ड्रिल की समीक्षा के लिए लोकनायक अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से भी रूबरू हुए सिसोदिया। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। पहले दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल, जो कि देश का एक प्रेस्टिजियस और सबसे प्रीमियम मेडिकल इंस्टीट्यूट है, हमारा संस्थान है, इसका दौरा किया है और यहाँ कोविड की तैयारियों का जायज़ा लिया है। जैसा कि पूरे देश में आज इस तरह के अभियान चल रहे हैं, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हमेशा तैयारियों में आगे रहे थे पहले भी, और अगर इस तरह की कोई ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स अभी भी पूरी तरह से तैयार हैं। आज हमने जायज़ा लिया, बाकी अस्पतालों का भी जायज़ा ले रहे हैं। एलएनजेपी में 2000 बेड्स हैं और अभी हमने 450 बेड्स कोविड के लिए डेडिकेट कर रखे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो जैसा पहले भी हुआ, हम 2000 के 2000 बेड्स भी कोविड के लिए तैयार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ हॉस्पिटल के बाहर की कुछ फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ बैंक्वेट हॉल्स वगैरह हैं। उस वक्त हमने इमरजेंसी में वहाँ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके 500 बेड्स की व्यवस्था की थी बैंक्वेट हॉल में, मेकशिफ्ट में, वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बेड्स की कमी नहीं रहेगी। पिछली बार की तुलना में ऑक्सीजन की उपलब्धता भी एलएनजेपी के लिए कम से कम 10 गुना ज़्यादा हो गई है। 2 पीएसए प्लांट्स यहाँ पे, 5 पीएसए प्लांट्स पूरे यहाँ पे लग चुके हैं और जो वेंटिलेटर्स हैं वो भी पूरी तरह से मौजूद हैं। आज यहाँ मॉक ड्रिल किया गया, किस तरह से किसी पेशेंट को आके 5 मिनट के अंदर अंदर उसके डिजायर्ड एरिया में जहाँ उसको ले जाना है वहाँ पूरा टेस्ट करके या पूरा चेकअप करके इमीडिएटली वहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम शिवराज मीडिया से भी मुखातिब हुए। क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। मध्य प्रदेश में हमने पेशा एक्ट लागू किया है। धरती पर हम हमारे आदिवासी भाई बहनों को जंगल, जमीन और जल और उनकी संस्कृति और परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने के जो अनेकों नियम बनाए हैं, उस पर भी विस्तार से माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश के विकास के कामों की मैंने जानकारी दी। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एक लगने वाला है मध्य प्रदेश में, एजेंसी वगैरह सब तय हो गई है। बांध के ऊपर सोलर पैनल बिछा के हम बिजली बनाएंगे तो हमारी जमीन भी बचेगी और पानी भी भाप बन के नहीं उड़ेगा। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, विशेषकर पर्यावरण को बचाने के लिए सौर एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने उसका भी शिलान्यास करने का आग्रह प्रधानमंत्री जी से किया है। प्राकृतिक खेती इस बार मध्य प्रदेश में हमने शुरू की है, 53,000 किसानों ने। तो प्राकृतिक खेती के बारे में भी मैंने उनको जानकारी दी है। विकास की अनेकों परियोजनाओं की चर्चा हुई है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है और संतोष है कि प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन और भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। बैठक में इन्हीं कई मुद्दों पर चर्चा। सर, एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी जो है आज शाम को होने वाला, सर उसके संदर्भ में आज सवेरे शुरू हो गया, मैं जाके सम्मिलित होऊंगा। कैपेसिटी बिल्डिंग का देखिए, हमारे मंत्रियों में, हम में, हमारी टीम में अनेकों क्षमताएं होती है, लेकिन उन क्षमताओं का बेहतर उपयोग हम कैसे कर पाएं, एक एक क्षण का बेहतर उपयोग हो, काम को बेहतर ढंग से हम कैसे कर पाएं, चाहे वो डेवलपमेंट के काम हो, चाहे वो जन कल्याण के काम हो, उस काम में हम निरंतर लगे हुए हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज बाला सुब्रमण्यम जी, सचिन चतुर्वेदी जी सब भोपाल में हैं और हम लोगों ने तय किया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, अधोसंरचना का विकास, 10 उपलब्धियां और 10 चुनौतियां। उस पर मंत्रियों के अलग अलग समूह बने हैं और चर्चा प्रारंभ हो गई है। मैं भी अब सीधे यहाँ से भोपाल जाके उस चर्चा में शामिल। माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने का सौभाग्य मिला, बहुत सार्थक चर्चाएं हुई।
और अनेकों विषयों पर उनका मार्गदर्शन मिला। मध्य प्रदेश में 8, 9 और 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने वाला है, प्रवासी भारतीय दिवस। उसके उपलक्ष्य में 3 दिन कार्यक्रम, और दुनिया भर से 80 से ज़्यादा देशों से प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। मध्य प्रदेश की परंपराओं के अनुकूल उनके स्वागत की व्यवस्था की जा रही है और अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों की रचना हमने की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करने इंदौर पधारेंगे। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी गुयाना के और सूरीनाम के राष्ट्रपति जी भी पधार रहे हैं। अनेकों देशों के मंत्री आ रहे हैं, अलग अलग अपने अपने डेलीगेशंस लेके, और इसलिए मैंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि वो उद्घाटन करें, क्योंकि इंदौर से वो आएंगे तो फिर वहीं दोबारा इतने जल्दी जाना संभव नहीं होता। तो मैंने आग्रह किया कि वर्चुअल उद्घाटन करने की कृपा करें। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की भी हमारी काफ़ी तैयारियां हैं। 68 से ज़्यादा देशों के बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, डेलीगेशंस, 34 देशों के हमारे एम्बेसडर्स और अलग अलग राजनयिक भी वहाँ पधार रहे हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना राम से कर दी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तुलना भरत से कर दी। लेकिन सलमान खुर्शीद के इस बयान के बाद से कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। सलमान खुर्शीद के इस बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सलमान खुर्शीद ने जो राहुल गांधी के लिए शब्दों का प्रयोग किया है, यह आपकी परंपरागत कैम्ब्रिज की अंग्रेजी के शब्दों का उत्तर नहीं है, ये आपके मन के भाव हैं जो बाहर निकल रहे हैं। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। सीमित होती है। हमें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कह ही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या के लिए एक योगी कहीं बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया एक योगी की तपस्या के लिए, तो आप इस बात की बात कह रहे हैं कि वो दूसरी गुफा में तो गए नहीं, दूसरी गुफा में गई नहीं। तो जब ये कार्यक्रम बना था तो ये तय हुआ था कि एक भैया एक सीधा मार्ग बनाओ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें उत्तर प्रदेश, अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश उसमें बाएं दाएं रह गया। तब बहुत लोगों ने, हमने जब रोना धोना किया कि नहीं उत्तर प्रदेश में आना है, उत्तर प्रदेश में आना है, तो उन्होंने समय निकालकर ये कहा कि 3-4 दिन में उत्तर प्रदेश में दूंगा। मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश आ जाऊंगा, तब हरियाणा जाऊंगा। तो उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने हरियाणा को 2 भाग में बांट दिया। हरियाणा जा चुके हैं, हरियाणा वो फिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने इतना अपना कार्यक्रम बदला है और इसलिए हमको आभार प्रकट करना है। लेकिन आगे भी बड़े कार्यक्रम हैं। हमारी जो यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं हुई हैं, उसका लक्ष्य यही था, एक तो हम तैयारी करें इनकी यात्रा की, दूसरा अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है।
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम कहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भरत की उपाधि दी। खुर्शीद जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। कहां 10 जनपद का रहने वाले राहुल जी और कहां अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वन वन घूमने वाले वनवासी राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए वन में जाने के बाद से। कहां उन्होंने भालुओं और बानरों की सेना को लेकर राष्ट्र का वंदन किया और लंका को नेस्त नाबूद किया। और कहां सरहद पर जो हमारे जवान हैं, उन जवानों का अपमान की भाषा बोलने वाले को आप नारायण से तुलना कर रहे हो। ये जवानों के साथ भी उनकी भावना को आहत करने वाला है। चाटुकारिता की पराकाष्ठा हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से एक व्यक्ति की तुलना करना जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पाकर बाहर है, यह अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो चाटुकारिता करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और एक बात मैं और कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये वही कांग्रेस है जो कहती थी भगवान राम काल्पनिक हैं। जिन राहुल गांधी की तुलना वो हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कर रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी का वक्तव्य है कि लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं। अगर वोट पाने के लिए ओछी घटिया हल्की राजनीति करनी पड़े तो यह कांग्रेस पार्टी के नेताओं के डीएनए में है कि वो इससे गुरेज नहीं करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, तमाम बयान है। हिंदू समाज की, और केवल हिंदू समाज की क्यों, पूरे भारत के हर नागरिक की भावनाओं को आहत करने का काम कांग्रेस पार्टी करती आई है और कर रही है। क्योंकि भगवान से तुलना करना, किसी के इष्ट से एक व्यक्ति की तुलना करना अपने आप में एक दुस्साहस है और जनता इनको जरूर सबक सिखाएगी। ढोंगी हिंदू कहना, ढकोसला कहना राहुल गांधी की राजनीति के लिए। यमुनानगर में गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जिसकी सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। घटना बुढ़िया इलाके की है, जहां स्कूल से घर लौट रहे 10वीं के स्टूडेंट पर कार सवार युवकों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में युवक के बाजू और टांग पर गहरी चोटें आई हैं। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी को अपने हिरासत में ले लिया है और छात्र के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घायल छात्र का सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। लड़का ना स्कूल से आ रहा था जी 2:30 बजे। बाहर 4 लड़कों ने गिरा और उसके साथ उसका प्रहार करा राड से, और पता नहीं और किसकी चीज से मारा। उसकी एक टांग तोड़ दी और एक बाजू, बिल्कुल अलग है टांग तो, और बाजू वो पूरे में सोजा है। क्या वजह लग रही है जी?
क्या वजह लग रही है आपको, किसने मारा कुछ पता? अब ये नहीं मेरे को पता जी। पहले भी बदमाशी में रहा वो लड़का ना, उसने बूढ़े में गोली भी चलाई, अभी पीछे केस हुआ था उसका, गोली चलाई थी उसने सरेआम। दिग्विजय राणा है उसका नाम। इस बच्चे को क्यों मारा है क्या? ये तो अब बच्चे ही बताएंगे। अब या तो बच्चा बतावेगा जी या वो बतावेगा। दोस्त बताएंगे। पहले कार से टक्कर मार के गिराया इनको, कार का नंबर है हमारे पास, कार की फुटेज है, और अब लग हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कम से कम 2 घंटे हो गए, कंप्लेंट कर दी, 112 पे कॉल भी कर दी, कोई नहीं आया जी अब लग भी। कौन सी क्लास में पढ़ता था? ये 10th में जी। 10th में। इसके पिता ने बताया कि मेरा लड़का स्कूल में गया था और जब उसकी छुट्टी हुई तो कार आई एक, उसमें थे 4 लड़के उतरे जिनके हाथ में सरिये और डंडे थे। उन्होंने एकदम अचानक से इस पर हमला करके चोटें मारी है। गाड़ी का नंबर भी बताया कार का? गाड़ी का नंबर है HR02AH 1595। तो इसकी तलाश करके जल्दी से जल्दी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो कितने लड़के बताए? 4-5 लड़के हैं, लेकिन जो ड्राइवर था वो ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही बताया गया, लेकिन 4 लड़के उतरे थे, चारों ने इसको चोटें मारी। तो ये लोग जानते हैं उनको? हाँ, नाम बताया, एक दिग्विजय सिंह राणा है, कोई बुढ़िया का ही रहने वाला है। एक को जानते थे? लड़के ने बताया था, अभी अपने पापा को बताया था, अभी इसका ये लड़का है। क्या कार्रवाई हो रही है? क्या नाम है लड़के का जिसके चोटें लगी? जिसके चोटें लगी उसका क्या नाम है? सोहेल। हाँ, सोहेल। तो हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद यीशु के समर्थन में सैकड़ों युवा गाड़ियों पर निकले। इस दौरान रैली निकालते हुए सड़कों पर दिखाई दिए। हालांकि यीशु जेल में बंद है और उसके साथियों ने शहर भर में रैली निकाली। रैली में यीशु के भाई जिंदाबाद और बाद में कहा कि वो शहर में बढ़ रहे नशे और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, अभी कुछ दिन 25 तारीख को हमारे बड़े भाई यीशु का जन्मदिन था, तो उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक ये नशे के खिलाफ रैली निकाली जा रही है, और जो ये हमारी महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर छेड़खानी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके खिलाफ एक ये रैली निकाली जा रही है यमुनानगर के अंदर। क्योंकि जो यीशु लड़का है वो एक समाज सेवी है जिसने समाज के लिए बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। तो उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये युवा इकट्ठे हो गए, चार्ली के नेतृत्व में, दीपक के, आज ये एक रैली निकाल रहे हैं दशहरा ग्राउंड से यमुनानगर ITI तक की, और बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से। अभी 25 को हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया था यीशु के नेतृत्व में जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो ये समाज सेवा, क्योंकि ये समाज सेविक लड़का है तो समाज सेवा करते रहते हैं। यीशु कहाँ फिलहाल? यीशु अभी जेल में है। कुछ ऐसे असंवैधानिक मुकदमे उसके ऊपर लगा के प्रशासन की या सरकार की कुछ नाकामियों की वजह से आज वो जेल में है। तो लेकिन वो जो सामाजिक कार्य है उसके हैं वो आज भी जिंदा है। आज वो लड़का जो था वो नशे के खिलाफ रहता था और वो महिलाओं पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं करता था। आज उसी मुहिम को ये यूथ आगे लेके जाना चाहता है कि शहर में जो दिन प्रतिदिन ये नशे के मामले बढ़ते जा रहे हैं, स्मैक इतनी चरम सीमा पे बिक रही है, उसके खिलाफ एक ये युवा मुहिम छेड़ना चाहता है कि आज अभी कुछ दिन 25 तारीख को हमारे बड़े भाई यीशु का जन्मदिन था, तो उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक ये नशे के खिलाफ रैली निकाली जा रही है, और जो ये हमारी महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर छेड़खानी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके खिलाफ एक ये रैली निकाली जा रही है यमुनानगर के अंदर। क्योंकि जो यीशु लड़का है वो एक समाज